नमस्कार दोस्तों, इंडियन पॉलिटी का लेक्चर नंबर 88 हम पढ़ेंगे आज। संविधान का भाग 19 है। संविधान के भाग 19 में आर्टिकल 361 से लेकर 367 तक है। महत्वपूर्ण आर्टिकल्स हैं। इस भाग का नाम है विविध प्रावधान, मिसलेनियस। इससे पहले आपने संविधान के भाग 18 तक पढ़ लिया होगा। इससे पहले जो आपातकालीन उपबंध थे, बहुत ही महत्वपूर्ण, आर्टिकल 352 से 360 तक। ये अगर नहीं पढ़ा तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, या फोल्डर में जाइए पढ़ लीजिए। बहुत ही महत्वपूर्ण है, एग्जाम में जरूर क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब हम शुरुआत करेंगे संविधान का भाग 19, जिसे प्रकीर्ण कहा जाता है या विविध प्रावधान है, कुछ मिसलेनियस। तो चलिए शुरुआत करते हैं आर्टिकल 361। आर्टिकल 361 में हमारे भारत के राष्ट्रपति और राज्यों के राज्यपाल को कुछ संरक्षण प्रदान किया गया है। इसमें 4 क्लॉज दिए गए हैं। बहुत आसान भाषा में लिखा हुआ है, आप समझ जाएंगे। पहले देखिए क्या लिखा हुआ है। पहले ये लिखा हुआ है कि राष्ट्रपति और राज्य के राज्यपाल अपने पद की शक्तियों के प्रयोग और कर्तव्यों के पालन करते हुए अपने द्वारा किए गए या किए जाने वाले किसी कार्य के लिए किसी न्यायालय के प्रति उत्तरदायी नहीं होंगे। बहुत आसान भाषा में लिखा हुआ है। जब भी राष्ट्रपति और राज्यपाल अपने पद पर बैठे रहेंगे, अपनी शक्तियों का जब इस्तेमाल करेंगे, अपने कर्तव्यों का पालन करेंगे, तो उस दौरान जो भी वो कार्य करेंगे, उन कार्यों को न्यायालय के प्रति उन्हें उत्तरदायी नहीं होना पड़ेगा। अर्थात न्यायालय के प्रति वो जवाबदेही नहीं होंगे कि जवाब न्यायालय उनसे नहीं मांगेगी कि आपने क्यों किया, ऐसा क्यों नहीं किया, आपको दंड दिया जाता है। इस लफड़े से वो दूर रहेंगे। तो बहुत आसान भाषा में आपको समझ में आ गया होगा कि राष्ट्रपति कोई भी काम करें और राज्यपाल कोई भी काम करें अपने पद पर रहते हुए, तो वो आम नागरिकों की तरह न्यायालय के प्रति उत्तरदायी नहीं होंगे। न्यायालय में उनसे सवाल जवाब नहीं पूछा जाएगा। मगर हाँ, राष्ट्रपति और राज्यपाल ने जो काम किए हैं उनकी न्यायिक समीक्षा हो सकती है। जैसे कोई कानून उन्होंने पास कर दिया है तो उसकी न्यायिक समीक्षा होगी कि वो संवैधानिक है या असंवैधानिक है। अगर मान लीजिए इनके द्वारा जो कानून पास किया गया है वो असंवैधानिक है, तब क्या होगा, तो वो कानून निरस्त किया जाएगा, ना कि इन्हें पकड़ के जेल में डाल दिया जाएगा। ठीक है, ऐसा नहीं होगा। इन्हें जेल में नहीं डाला जाएगा, अर्थात इनसे सवाल जवाब नहीं किया जाएगा। बस इनके द्वारा जो कानून बनाया गया है उसे निरस्त कर दिया जाएगा। और दूसरी बात ये लिखी है कि राष्ट्रपति या किसी राज्य के राज्यपाल के विरुद्ध इनकी पदावधि के दौरान किसी न्यायालय में किसी भी प्रकार की दांडिक कार्यवाही नहीं की जा सकती या चालू नहीं रखी जाएगी। मतलब फौजदारी मामलों में, क्रिमिनल मामलों में भी इनके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की जाएगी। भले ही इन्होंने कोई क्राइम कर दिया है, अपने पद पर रहते हुए कोई क्राइम कर दिया है, ऐसा तो करेंगे नहीं। पहली बात, अगर करेंगे तो इनके ऊपर महाभियोग लगा दिया जाएगा, तो न्यायालय की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। वो बात अलग है। मान लीजिए इन्होंने कोई क्राइम कर दिया है, तो फिर भी न्यायालय का इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं रहेगा। न्यायालय में इनके खिलाफ दांडिक कार्यवाही नहीं की जा सकेगी। अगर आपके दिमाग में ये भी प्रश्न आ रहा होगा कि राष्ट्रपति या राज्यपाल बनने से पहले इनके ऊपर कोई क्रिमिनल केस होता, तो जब भी वो राष्ट्रपति या राज्यपाल बनेंगे तो उस दिन से उस केस की सुनवाई को रोक दिया जाएगा। जब ये अपने पद पूरा कर लेंगे, कार्यकाल पूरा कर लेंगे, तब उसे कंटिन्यू किया जा सकता है। तो कार्यकाल के दौरान इन पर कोई भी क्रिमिनल केस नहीं हो सकता या उसके लिए कोई कार्यवाही नहीं हो सकती। इसके अलावा राष्ट्रपति या किसी राज्य के राज्यपाल की पदावधि के दौरान उसकी गिरफ्तारी या कारावास के लिए किसी न्यायालय में कोई आदेश भी नहीं जारी किया जा सकता। मतलब ये नहीं कि कोई कोर्ट आदेश जारी कर दे कि राष्ट्रपति को 10 साल की सज़ा मिलती है। नहीं, ना उनकी गिरफ्तारी के लिए कोई आदेश जारी कर सकते हैं, ना उन्हें कोई सज़ा दी जा सकती है उनके कार्यकाल के दौरान। चौथी बात आपको याद रखनी है, चौथी बात बहुत महत्वपूर्ण है। भले ही क्रिमिनल केस, दूसरा में आपने देखा क्रिमिनल मामलों में उन्हें कोई भी कार्यवाही उनके खिलाफ नहीं होगी और उनके खिलाफ कोई केस नहीं होगा, लेकिन सिविल मामले मतलब पैसों से रिलेटेड जो मामले हैं, जैसे जो चेक बाउंस हो गए मामले हैं, ज़मीन जायदाद से संबंधित मामले हैं, तो वो सिविल मामले होते हैं। जबकि फौजदारी मतलब मामले क्या, लड़ाई झगड़े वाले, कत्ल वाले, ये फौजदारी मामले हैं। तो सिविल मामलों में उनके खिलाफ कार्यवाही हो सकती है, न्यायालय में उनके खिलाफ कार्यवाही हो सकती है, मगर यदि 2 महीने पहले
जो शिकायत करता है उसने राज्यपाल या राष्ट्रपति को सूचना दे दी है, उनके ऑफिस में सूचना पहुंचा दी है कि भाई हाँ आपके ख़िलाफ़ हम इस कोर्ट में केस करने जा रहे हैं, मेरा नाम ये है, मेरा पता ये है, सारी इन्फॉर्मेशन जो शिकायत करता है वो दे दे उनको और बता दे किस मामले में जो है हम कोर्ट में जा रहे हैं, तब उनके खिलाफ़ कार्रवाई की जा सकती है। ठीक, केवल सिविल मामलों में। सिविल मामलों में भी कब की जाएगी वो शर्त आपको याद रखनी है, 2 महीने पहले राज्यपाल या राष्ट्रपति को सूचना देनी पड़ती है। एक नोट लिख लीजिएगा, जो मैंने अभी आपको ऊपर बात बताई है, पहली क्लॉज में जो बात बताई थी कि जो राष्ट्रपति या राज्यपाल इनके द्वारा जो भी निर्णय लिए गए हैं उनकी सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के द्वारा न्यायिक समीक्षा तो की जा सकती है, लेकिन उसके लिए इनकी कोई जवाबदेही नहीं है। मान लीजिए इन्होंने आर्टिकल 356 का प्रयोग करते हुए किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया। हमारे राष्ट्रपति ने अगर किसी राज्य में आर्टिकल 356 का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया तो उसकी तो न्यायिक समीक्षा हो सकती है। जो हमारी कोर्ट है वो देखेगी कि इनके द्वारा जो राष्ट्रपति शासन लगाया गया है क्या वो सही कारणों से लगाया गया है या नहीं। अगर सही कारणों से नहीं लगाया गया होगा तो इनके फैसले को रद्द कर दिया जाएगा। तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि इनको जेल में पकड़ दिया जाएगा, बंद कर दिया जाएगा कि आपने तो गलत डिसीजन ले लिया, ऐसा कैसा आपने कर दिया, इनको जेल में बंद कर दिया जाएगा। ऐसा तो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि आर्टिकल 361 के तहत इन्हें संरक्षण प्रदान किया गया है। होप आपको समझ में आ गया होगा आर्टिकल 361। अब आर्टिकल 361A संविधान में बाद में जोड़ा गया है 1978 में। 44वां संविधान संशोधन जब हुआ था, जनता पार्टी उस समय सरकार थी, तब इस जो है आर्टिकल को जोड़ा गया। इसके माध्यम से संसद और राज्य विधानमंडल की कार्यवाहियों के प्रकाशन का कुछ संरक्षण प्रदान किया गया। अर्थात कोई भी व्यक्ति अब से क्या होगा, संसद के किसी भी सदन अर्थात लोकसभा या राज्यसभा और राज्य विधानमंडल के भी किसी सदन, मतलब राज्य विधानमंडल के दोनों सदन कौन कौन से हैं, विधानसभा और विधान परिषद की जो कार्यवाहियां होती हैं उनका प्रकाशन वो समाचार पत्रों में भी कर सकता है, न्यूज़ चैनल के माध्यम से भी कर सकता है और अन्य कोई माध्यम है तो उसमें भी कर सकता है। तो इसके लिए उसे दंड नहीं दिया जाएगा। उसे दंड तभी दिया जाएगा जब ऐसा लगेगा उसने इन प्रकाशन का गलत इस्तेमाल किया, दुरुपयोग किया है, तब उसे दंडित किया जा सकता है। उससे पहले इसे दंडित नहीं किया जाएगा। लेकिन हाँ, ये याद रखिए, सदन की जो गुप्त बैठकें होती हैं उनका प्रकाशन नहीं किया जा सकता। अगर उनका प्रकाशन करेगा तो उसे दंडित किया जाएगा। तो आपको समझ आया कि नहीं? संसद और राज्य विधानमंडल की जो कार्यवाहियाँ होती हैं उसके प्रकाशन से रिलेटेड संरक्षण प्रदान किया गया है कि कोई भी व्यक्ति, भारत का कोई भी व्यक्ति संसद के अंदर 2 सदन है, लोकसभा और राज्यसभा की जो कार्यवाहियाँ सत्र चल रहा है उसका प्रकाशन करना चाहे न्यूज़ चैनल के माध्यम से वो कर सकता है, समाचार पत्र के माध्यम से वो बता सकता है और किसी माध्यम से वो कर सकता है। ये उसको अधिकार दिया गया है, उस व्यक्ति को अधिकार दिया गया है, लेकिन उसका दुरुपयोग नहीं करना पड़ेगा उसको। इसके बाद आर्टिकल 362 जो था उसे हटा दिया गया है, निरसित कर दिया गया है। कब हटाया गया? 26वां संविधान संशोधन 1971 में आया था, तब उसे निरसित कर दिया गया है। अब आर्टिकल 363 के अनुसार ये प्रावधान किया गया है कि जब हमारे देश के अंदर ब्रिटिश शासन व्यवस्था थी, आज़ादी से पहले अंग्रेज़ों का राज था, तो जब हमें आज़ादी मिलने ही वाली थी तो कई देसी रियासतें हमारे साथ जुड़ी थी। तो उन देसी रियासतों के साथ हमने कुछ संधियां की थी, कुछ समझौते किए थे। तो वो संधि और समझौते जो थे वो आज़ादी के बाद भी मान्य होंगे, यही लिखा है आर्टिकल 363 में। और इसमें ये भी लिखा है अगर उन संधि और समझौतों से रिलेटेड कोई विवाद उत्पन्न होता है संविधान लागू होने के बाद, अर्थात 1950 26 जनवरी 1950 के बाद इन संधि और समझौतों से रिलेटेड कोई विवाद उत्पन्न होता है तो उस विवाद का जो समाधान है वो संसद करेगी, कोर्ट नहीं करेगी, न्यायालय इस पर कोई हस्तक्षेप नहीं करेगी। इसका समाधान जो है वो संसद बन करेगी, संसद कानून बनाकर करेगी। तो आपको समझ में आ गया आर्टिकल 363 में क्या कहा गया है। आर्टिकल 363 ये जो देसी रियासतें थी उनके लिए ये प्रावधान किया गया था, उनसे जो हमने संधि समझौते किए थे उनके रिलेटेड प्रावधान किया गया था, महत्वपूर्ण नहीं है।
महत्वपूर्ण है आर्टिकल 363A। इसे भी 26वां संविधान संशोधन 1971 के तहत जोड़ा गया है। जब आर्टिकल 362 को हटाया था हमने ना, उस दौरान आर्टिकल 363A को जोड़ लिया था। इसमें ये कहा गया है कि जो देसी रियासतों के राजा थे ना, उनके जो वंशज चले आ रहे हैं, उनके साथ हमने जो समझौते किए थे उससे संबंधित उन्हें जो कुछ हमने निजी अधिकार दे दिए थे, बहुत स्पेशल अधिकार पावर्स दे दी थी, वो अब समाप्त किए जाते हैं। जो भी देसी रियासतों के राजाओं को सहूलतें दी थी हमने, अब हमने कह दिया भाई हम आपको और आगे ये सहूलतें नहीं दे पाएंगे, ना बाबा ना बाबा, अब हम नहीं दे पाएंगे। तो यही आर्टिकल 363A के माध्यम से कहा गया था। जब ये आर्टिकल आया, जब अमेंडमेंट हुआ, तब जो रियासतों के जो वंशज थे उनके पैरों तले जमी खिसक गई थी। आप समझ सकते हैं क्यों। इसके बाद आर्टिकल 364 बहुत महत्वपूर्ण ये आर्टिकल्स हैं और आसान भी है। इसमें जो हमारे भारत के मेजर पोर्ट्स हैं, जो बंदरगाह कह सकते हैं, महापत्तन हैं, और एरोड्रम जो विमान क्षेत्र हैं, इनके संबंध में कुछ विशेष प्रावधान किए गए हैं। क्या किए गए हैं? इसमें यह कहा गया है कि भारत के जो विमान क्षेत्र हैं और महापत्तन हैं, इनका प्रयोग किस संबंध में कब किया जाएगा, ये शक्ति दी जाती है राष्ट्रपति को। राष्ट्रपति ये तय करेंगे कि इस एरोड्रोम का और इस मेजर पोर्ट्स का प्रयोग कब किया जाए, कब ना किया जाए, ये अधिकार है उन्हें। जैसे राफेल हमने अंबाला में उतारा, तब ये शक्ति है राष्ट्रपति के पास कि उसका इस्तेमाल राफेल को उतारने के लिए हम कर रहे हैं। और ये भी इसमें लिखा हुआ है कि राष्ट्रपति आदेश के द्वारा यह भी निश्चित कर सकते हैं कि संसद और राज्य विधान मंडल का कोई भी कानून जो मेजर पोर्ट्स और एयरड्रोम से संबंधित है, वो कब कितना लागू होगा, ये अधिकार राष्ट्रपति को दिया गया है। तो राष्ट्रपति की पावर के आगे जो राष्ट्रपति की पावर है एयरोड्रोम और मेजर पोर्ट से संबंधित, वो संसद से भी बड़ी है। आप समझ सकते हैं, संसद और राज्य विधानमंडल के कानून से भी बड़ी है। अर्थात राष्ट्रपति जब चाहें कह सकते हैं कि हाँ भाई, आज की डेट से जो संसद ने कानून बनाया है इस विमान क्षेत्र में, अब ये लागू नहीं होता है अगले 2 सालों के लिए। तो आर्टिकल 364 आसानी है। और आर्टिकल 365 तो ऑलरेडी आप पढ़ चुके हैं, जो राष्ट्रपति शासन आपको पढ़ाया था, राज्यों के अंदर राष्ट्रपति शासन। इसमें क्या कहा गया था? यदि राज्य केंद्र के द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन नहीं करता है तो राष्ट्रपति क्या समझ सकते हैं? राष्ट्रपति ये समझेंगे कि राज्य सरकार संवैधानिक रूप से नहीं चल रही है, संविधान के अनुसार अपना कार्य नहीं कर रही है। अगर राष्ट्रपति को ये लग जाएगा कि जो राज्य सरकार है संविधान के अनुसार कार्य नहीं कर रही है, तो राष्ट्रपति क्या करते हैं आपको मालूम है? राष्ट्रपति तुरंत आर्टिकल 356 का प्रयोग करते हुए उस राज्य में राष्ट्रपति शासन घोषणा कर देते हैं। ठीक है, होप आर्टिकल 365 ईजी है। और आर्टिकल 366 में दुनिया भर की परिभाषाएं बताई गई हैं। जैसे खंड की परिभाषा क्या होती है, जो क्लॉज हैं इनकी परिभाषा क्या होती है, अनुसूची की परिभाषा क्या है, निगम कर की परिभाषा क्या है, आय कर की परिभाषा क्या है, कृषि कर की परिभाषा क्या है, अनुसूची की परिभाषा क्या है, अनुच्छेद की परिभाषा क्या है, संविधान का जो भाग है भाग की परिभाषा क्या है, रेल की परिभाषा क्या है। तो बहुत सारी परिभाषाएं आर्टिकल 366 में लिखी गई हैं। इसके अलावा आर्टिकल 367 इम्पोर्टेंट नहीं है, ये संविधान की व्याख्या से संबंधित है। ठीक है, तो इतने आर्टिकल आपको याद रखने हैं। तो इसके बाद हम संविधान का भाग 20 पढ़ेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण है, वो तो हद से ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि संविधान में संशोधन जो होते हैं आर्टिकल 368 के माध्यम से होते हैं, तो वो अगले चैप्टर में हम पढ़ेंगे। ये लेक्चर कैसा लगा? अच्छा लगा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए दोस्तों के साथ, ताकि वो भी इसका लाभ उठा सकें। स्क्रीन पर 4 लेक्चर जो आ रहे हैं महत्वपूर्ण लेक्चर हैं, देख लीजिएगा। हम आपसे मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार।